हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस $बिलियन क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू लास्ट 2-3 इयर्स। हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट 100% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है फ्रॉम लास्ट ईयर टू नाउ। सो एंड बहुत ही अच्छे यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ बढ़ा है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। बट शायद हमारे लिए और भी आसान होता अगर ये फंडिंग विंटर ना होती तो आई एग्री विद यू, देयर इज सम pull back on the investor side. People are holding back on investing. लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन पैन आउट होएगी, कैसे ग्रोथ आएगी अगले 12 से 24 महीने के अंदर। सो थोड़ा सा मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा सा मंदी है कैपिटल मार्केट्स में, जिसके कारण फंडिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है। विनीता, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फंड रेज किया मई में? सो हाय अर्शदा, मैं और मनीष, हमारी जो कंपनीज हैं वो हमारी 7 साल हो गए शुगर को। मनीष की कंपनी आई थिंक भी 8-9 इयर्स से है मार्केट में, एंड हमने बहुत सारे साइकिल्स देखी हैं, अप्स एंड डाउन्स। एंड एक चीज वो देखी है कि जब फंडिंग विंटर होता है, जब अकाल पड़ जाता है फंड रेजिंग में, तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके लिए एक बेटर माहौल होता है, बिकॉज मनी सिर्फ अच्छी कंपनीज में जाता है। एंड ओवरऑल ब्यूटी अगर देखेंगे एज अ कैटेगरी, तो जैसे हमारा बिजनेस है, इसमें 70% से ज्यादा ग्रॉस मार्जिन है। तो जो कितना बर्न करना है वो एक बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड डिसीजन होता है। तो ऐसे बिजनेसेस जो फंडामेंटल, जहां कैश आ रहा है, यूनिट इकोनॉमिक्स जैसे मनीष ने बोला स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन अच्छे हैं, बर्न कम है, ऐसे बिजनेसेस की डिमांड एक्चुअली जब फंडिंग विंटर होती है तो बढ़ जाती है।
तो आई थिंक हमारे लिए इतना टफ नहीं था जैसे मनीष ने बोला फंड रेज करना, एंड ऑफ कोर्स कोई भी फंड रेज क्लोज होने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं, तो हमने जब टर्म शीट क्लोज की थी तब माहौल भी बेटर था। मनीष, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि जहां विनीता अपना खुद का ब्रांड आगे प्रोजेक्ट करती हैं, आप कई सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। मुझे ये बताइए, क्योंकि पिछले 2 सालों में स्पेशली इट्स बीन एक बौछार है, हर तीसरे दिन आपको एक नया प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर दिखेगा जो अपने आप को बेच रहा है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इतने सारे ब्रांड्स के बीच क्या आपको लग रहा है कि जैसे विनीता ने कहा कि क्वालिटी ब्रांड्स को ही पैसा चेस करेगा, और क्या कस्टमर्स इनको वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्योंकि हम 1000 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम करते हैं हर्षदा, आई थिंक एक बात बहुत सिंपल है, इंडिया बहुत अनब्रांडेड कंट्री रहा है हिस्टोरिकली। इंडिया में बहुत कम ब्रांड्स थे आज से 5 साल पहले एक बड़े सेक्टर में, और देयरफॉर इन नए ब्रांड्स का उभरना, जो आप बोल रहे हैं हर तीसरे दिन इंस्टाग्राम पे एक नया ब्रांड आता है, वो बहुत ही स्वाभाविक है, वो होना ही है जी। मेरा ये मानना है कि अगर ब्रांड्स के दिमाग में कस्टमर सेट क्लियर है, अगर ब्रांड्स के दिमाग में पोजीशनिंग क्लियर है, अगर ब्रांड्स का वॉइस बहुत डिफरेंट है, व्हाट दे स्टैंड फॉर, व्हाट दे कम्युनिकेट टू द कस्टमर्स, तो मुझे नहीं लगता कि उनके ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर उनके ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली तो उनकी फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉपी पेस्ट एक ब्रांड बना लेंगे, कि कोई और ब्रांड देखा आपने, उसका कॉपी करके इंडिया में लॉन्च कर दिया, या इंडिया में ही किसी ब्रांड का ऑलमोस्ट कॉपी करके लॉन्च कर दिया, अगर आप वो करने वाले हैं और आपके ब्रांड का वॉइस यूनिक नहीं है, तो फिर आपको फंडिंग में प्रॉब्लम होने ही वाली है, बिकॉज आपका ग्रोथ एक टाइम के बाद जाके स्टैग्नेट हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि आपको डिफरेंशिएशन पे डे 1 से फोकस करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हर्षदा इंडिया में अभी ब्रांड्स और नहीं आने चाहिए या आने चाहिए। आई थिंक बहुत ब्रांड्स की डिमांड है इंडिया में। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, वी हैव डिफरेंट स्किन टाइप्स, वी हैव डिफरेंट स्किन टोन्स, वी हैव डिफरेंट हेयर टाइप्स, और देयरफॉर उस ऑडियंस की नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ही डिफरेंट ब्रांड्स आते रहेंगे, वो अपना अपना नीश ढूंढते रहेंगे। यदि उनका नीश बड़ा है तो उनका ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर उनको फंडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I definitely agree on the different hair types. लेकिन विनीता, आई अग्री, डिमांड अब तक रही है अच्छे खासे ब्रांड्स की, कस्टमर्स नया कुछ चाहते हैं, नया कुछ ट्राई करने के लिए तैयार रहते हैं। दिस वाज ऑल इन हे डे जहां पर सब कुछ महंगा नहीं था। इस समय सबसे बड़ी चिंता, और सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबली महंगाई की है। तो इस बढ़ते महंगाई के बीच नॉर्मली ब्यूटी सेगमेंट को एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड माना जाता है कि बाकी सब चीजें पर पैसा खर्च कर लिया जाए, फिर ब्यूटी के बारे में बाद में सोचेंगे। क्या आपको लग रहा है वो एक डैम्पनर साबित रह सकता है, या फिर गोइंग बाय द ग्रेट लिपस्टिक इंडेक्स, लिपस्टिक पर खर्च होगा ही? क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ साइन कि जब इकोनॉमीज की हेल्थ बिगड़ने लगती थी तब लिपस्टिक सेल्स बढ़ती थी। इज इट रियली रेलेवेंट इवन नाउ? हर्षदा, I'll just tell you कि हमने मई में हमारा बिगेस्ट मंथ एवर था इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेल्स। हमने अबाउट 46 करोड़ के प्रोडक्ट सेल किए इंडिया में, एंड दैट्स अबाउट 1.1 मिलियन प्रोडक्ट्स, एंड ये हमारा लाइक लास्ट ईयर विदाउट कोविड टाइम का भी डबल है। तो डिमांड अभी एट द मोमेंट बहुत ज्यादा है। आई थिंक द गुड थिंग इज कि हमने अभी तक प्राइसेस बढ़ाए नहीं है, बिकॉज हमारा मार्जिन इतना हाई है कि हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं जो इन्फ्लेशन हुआ है एट द कॉस्ट लेवल। अब अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ओवरऑल मार्केट पे ज्यादा जाता है तो आई अग्री देयर कुड बी एन स्लो डाउन, पर अभी उसके कोई अर्ली साइंस तो नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट जो ऑफलाइन है वहां बहुत ज्यादा रिवेंज बाइंग चल रही है। एज फार एज लिपस्टिक इंडेक्स इज कंसर्न्ड, मुझे लगता है कि इवन लॉकडाउन में शुगर का हमेशा 40-45% सेल्स लिप्स प्रोडक्ट से आता है, एंड इवन लॉकडाउन में while that share went down थोड़ा सा by about 4-5%, in the worst of the months women continued कि वो लिपस्टिक्स खरीदती रही, because like you said, जब बाकी सारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो impulse purchase बढ़ जाती है, and lipstick is one of those things that's a very affordable feel good factor for women.
तो आई थिंक यू नो लिपस्टिक इंडेक्स डेफिनेटली, आई मीन लिपस्टिक के सेल्स काफी होल्ड करते हैं, ऑफ कोर्स विद द होल मास्क एंड पीपल नॉट स्टेपिंग आउट एट ऑल, थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था, बट मच लेस देन व्हाट वी हैड इमेजिन। हमने जो वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम किया था कि मतलब बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा लॉकडाउन में, उससे मच स्ट्रॉन्गर एंड रेजिलिएंट थी कंज्यूमर डिमांड। एंड आई एम श्योर आई मेकअप की भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ गई, क्योंकि लोगों की आंखें ही सभी को दिख रही थी और उसी को खूबसूरत बनाने में लोग लगे हुए थे। मनीष, करंट ट्रेंड्स आप मुझे बता सके, क्योंकि जैसे आपने कहा 1000 से ज्यादा ब्रांड्स दरअसल आपके प्लेटफॉर्म पर आते हैं। इस समय सबसे सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप ये फंड रेज कर चुके हैं, अब आप इस प्लेटफॉर्म में और क्या नया ऐड करेंगे उन सेल्स को और बढ़ाने के लिए? So Harshita, हमारे platform पे the biggest selling category is lipsticks, and I'm not surprised. You know, there are many trends. Like Vinita said, offline में revenge buying हो रही है. So as Purple हम इस साल अपना offline journey शुरू कर रहे हैं. हमने अपने पहले 2 stores दिल्ली में खोल दिए हैं. We will perfect that model and then open more stores in Delhi and Bangalore this year. Likewise, you know, I think just like Vinita said, we also did our highest ever month was May. This is like the highest we've ever done. This was 60-70% higher than what we did in the same month last year. So I think you know, अगर कहीं पे slowdown आया है तो अभी तो वो दिख नहीं रहा है, but हो सकता है आगे आने वाले समय में दिखे. हमने उसके लिए काफी तैयारी कर रखी थी ओवर द लास्ट 2 years. हमने काफी सारे कॉस्ट सेविंग्स मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे टू रिड्यूस आवर कॉस्ट एंड पास ऑन दैट बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स. तो उसका फायदा अब हमें आगे आने वाले साल में दिखेगा. यू नो, आपका दूसरा सवाल था कि हम इस फंडिंग को कैसे यूज करने वाले हैं. तो हर्षदा, अभी हमारे पास अबाउट $100 million हैं बैंक में. हमारा फोकस 3 चीजों पर रहेगा ओवर द नेक्स्ट 2 years. आई थिंक पहला फोकस पर्पल और पर्पल के ग्रोथ पे रहेगा, पर्पल के मार्केटिंग पे रहेगा. वो हमारा की फोकस एरिया है. सेकंड, हमारा फोकस एरिया रहेगा हम अपने डेटा और टेक्नोलॉजी में कैसे इन्वेस्ट करें ताकि हम अपने कंज्यूमर्स के लिए बेटर रिकमेंडेशंस दिखा सकें, हम कंज्यूमर्स को फ्रेशनेस के थ्रू एल्योर कर सकें. Every time a woman opens our app, she should find something fresh, something very exciting that she wants to buy. And third area, which we've always been very good at, in my view, is we will continue to invest in more and more brands जो हमारे प्लेटफॉर्म और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट उठा सके. विनीता, सेम क्वेश्चन फॉर यू. आपने कहा मई में एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट एवर मंथ रहा है, मई 2022 का. अब इस तरह का महीना, इस तरह की रन रेट को मेंटेन करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? कितना इस्तेमाल किया जाएगा फंड्स को प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करने के लिए, यू नो, दैट होल यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए? अर्शदा, रन रेट को मेंटेन नहीं करना है, मतलब जैसे मनीष बोल रहा है, डबल करना है अगले 12 महीने में. उसके लिए 2-3 चीजों पे हमारा फोकस रहेगा. फर्स्टली, हम इंडिया की नंबर 1 मेकअप ब्रांड बनना चाहते हैं, तो हम ब्रांड बिल्डिंग में हमारा जो एफर्ट रहता है, जो प्राइमरीली हम थ्रू कंटेंट एंड एडुकेटिंग द कस्टमर करते हैं, तो उस पे हमारा इन्वेस्टमेंट में हम डबल डाउन करेंगे. दूसरा, you know, for us as a company, अभी हमारा about 60% बिजनेस ऑफलाइन से आता है, और फिर अभी भी ऑफलाइन में हमारी जो एक्सपेंशन है, हम 35,000 रिटेल पॉइंट्स पे अवेलेबल हैं, बट अनदर 40-50,000 अभी बचे हैं जहां हमारी कंपीटिंग ब्रांड्स हैं बट शुगर अवेलेबल नहीं है. तो हम ऑफलाइन एक्सपेंशन कंटिन्यू करेंगे. एंड थर्ड, हमारी एक इंटरेस्टिंग चैनल है विच इज आवर ओन स्टोर्स एंड आवर ओन ऐप. तो ये जो है, ये एक D2C पार्ट ऑफ द बिजनेस होता है जहां डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द कंज्यूमर. तो बहुत ज्यादा रियल टाइम डेटा मिलता है ऑन कंज्यूमर ट्रेंड्स क्या है. तो अपना एंटायर D2C बिजनेस थ्रू आवर ओन स्टोर्स एंड आवर ऐप, तो उसको हम बढ़ाने में फोकस करेंगे. तो दीज आर द 3 एरियाज ऑफ फोकस फॉर अस फॉर नेक्स्ट 12 months. तो जब आप कहते हैं कि आप ऑफलाइन अपनी प्रेजेंस बढ़ाने वाले हैं, हाउ मेनी स्टोर्स आर यू लुकिंग एट, विनीता? किन ज्योग्राफीज में दरअसल इस मार्केट को एक्सपैंड करने का प्लान है? So lot of expansion plan अभी tier 2, tier 3, tier 4 cities and towns जैसे उनको बोलते हैं, उसमें होगा. क्योंकि ऑनलाइन तो हम सर्विस कर पाते हैं 4-5 हजार पिन कोड्स, बट ऑफलाइन अभी भी हम ओनली मेजर 100 सिटीज में है.
तो उसके बियॉन्ड जाना, तो हमारा एम है टू बी इन अबाउट 70 to 80,000 पॉइंट्स ऑफ सेल एंड आवर ओन स्टोर्स। तो हमने अभी अपना 100th ओन स्टोर खोला है एंड हमारा ओन चैनल काफी प्रॉफिटेबल है, तो आवर एम इज टू डबल दैट नंबर ओवर द नेक्स्ट 12 months एज वेल। मनीष, आपने भी इनफैक्ट कहा कि ऑफलाइन स्टोर शुरू हो चुके हैं आपके, तो कितना स्केल करना चाहेंगे और किन मार्केट्स में लार्जली आप भी स्केल करेंगे? जैसे विनीता ने कहा कि टियर 1 टियर 2 सिटीज एक बड़ा मार्केट है, क्या वहां पर भी आपको लग रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी? बिल्कुल हर्षदा, आई थिंक इंडिया में अगर आप देखेंगे, बारिंग अगर आप टॉप मेट्रोज को हटा लें, तो अभी भी इंडिया में बहुत अच्छे ब्यूटी स्टोर्स, मल्टी ब्रांड ब्यूटी स्टोर्स नहीं है। अभी भी इंडिया बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल में है, इवन फ्रॉम अ ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें लगता है कि इंडिया में तो बहुत बड़ी डिमांड होनी चाहिए ब्यूटी स्टोर्स की, which provide very good experience, and we've obviously partnered with Sugar in our stores. So हमारा प्लान थोड़ा सा इस साल का डिफरेंट है। हम पहले 10 स्टोर्स खोलेंगे, देखेंगे वो उनको कैसे हमको प्रॉफिटेबली चलाना है, बिकॉज पर्पल हमेशा से एक ऐसी कंपनी रही है जिसने ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को साथ में लेके चला है। वी डोंट ट्राई टू ग्रो एट एनी कॉस्ट और एट ऑल कॉस्ट। तो हम पहले वो 10 स्टोर्स को प्रॉफिटेबल बनाएंगे एंड हम बहुत सारे स्टोर्स डेफिनेटली खोलेंगे इंडिया में। बट फॉर द टाइम बीइंग, आई वुड से फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months, आई थिंक वी विल स्टॉप एट 10 and do all our experiments, become profitable, and then only scale up. विनीता, ये बताइए कि रियल ग्रोथ कहां से आ रही है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? क्योंकि हाल ही में हम सब ने रिपोर्ट पढ़ी और आई एम श्योर आप दोनों ने बहुत ही क्लोजली रिपोर्ट पढ़ी और फॉलो किया है रेवलॉन के साथ जो हुआ है। दे फाइलिंग फॉर अ चैप्टर 11 बैंक्रप्सी। उनका कहना है कि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया, स्पेशली अपस्टार्ट्स की तरफ से। ऑनलाइन सेल्स जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर कंपनी शायद स्केल नहीं कर पाई। इस तरह के माहौल में जब इतना बड़ा ब्रांड इस चैलेंज से गुजर रहा है, आप जैसी कंपनियों के लिए जो लार्जली अजाइल हैं, क्योंकि इस समय आपका स्केल छोटा है, इज ऑफलाइन द प्लेस टू बी? और आपको लग रहा है इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल ग्रोथ देखने को मिलेगी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन? सो हर्षदा, 2020-21 में थैंक्स टू कोविड ऑनलाइन को काफी ज्यादा प्रोपल्शन मिला था। तो ब्यूटी एज अ कैटेगरी में अभी अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं 14-15% मार्केट शेयर जो है वो ऑनलाइन के पास है। तो इसलिए मार्केट शेयर वाइज ये जो नंबर है, ये बेसिकली जो 5 साल में होना था वो ये 2 साल में हो गया है। तो इस नंबर में एक्सपेक्टेशन की बहुत ज्यादा चेंज आएगा इमीडिएटली वो अनलाइकली लग रहा है, पर फिर भी इवन इफ वो परसेंटेज बहुत नहीं बढ़ता है बिकॉज मार्केट ग्रो कर रहा है। आई थिंक ऑनलाइन का एक्सपेक्टेशन है कि जो भी 1-1.5 बिलियन का मार्केट है वो ओवर द नेक्स्ट 5-6 साल अबाउट 4 to 5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो आई थिंक ऑनलाइन का ग्रोथ स्टेडी रहेगा। इस साल 2022 में स्पेसिफिकली फॉर शुगर हमें ज्यादा ऑफलाइन का जो रीबाउंड है वो ज्यादा दिख रहा है। तो नेक्स्ट 12 months में हमें लगता है कि ऑफलाइन थोड़ा सा विल रिकवर। जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं उनकी तो अभी तक रिकवरी नहीं हुई थी, वो अपने प्री कोविड लेवल तक नहीं आए थे, तो वो रिकवरी होगी तो उससे नेक्स्ट 12 months में ऑफलाइन को ग्रोथ रहेगी। पर उसके बाद आई थिंक ये जो ओवरऑल मिक्स है ये कहीं 80-20 पे होपफुली स्टेबलाइज करेगा। फाइनल और सबसे बड़ा सवाल अब जो जिसको लेकर काफी ऑब्सेशन है, आई एम श्योर आपके निवेशक भी पूछते हैं कि मुनाफे के लिहाज से आप कंपनियों की क्या स्थिति है? आपके लिए, पर्पल के लिए मनीष, सामने नायका है जो अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करती है, एक लिस्टेड कंपनी है। हम सब ने देखा है स्टॉक के साथ क्या हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कंसर्न है। उनकी जीएमवी पिछले क्वार्टर में फैशन सेगमेंट में अच्छी खासी बढ़ी क्योंकि वो नया सेगमेंट था। ब्यूटी में थोड़ा सा मैनेजमेंट ने कहा था कि टेपर डाउन हो रही है वो ग्रोथ। आपके लिए स्थिति कैसी है? एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वेयर डज पर्पल रियली स्टैंड? आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें ना, जैसा विनीता बोल रही थी कि ग्रॉस मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, इवन एज अ रिटेलर मैं ये कहना चाहूंगा, एज अ कंपनी व्हिच इज बोथ रिटेल एंड वी आल्सो ओन ब्रांड्स, हमारे ग्रॉस मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं, नॉर्थ ऑफ 45 to 50% के बीच में है। तो अगर आप इतना हाई मार्जिन बिजनेस चला रहे हैं, इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू बर्न मनी टू मच, इज माय व्यू। And therefore, I think Purple has always, as I mentioned to you in my last comment,
हमने हमेशा ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को साथ में रख के चला है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि वी हैव टू ग्रो एट ऑल कॉस्ट। एंड सो आई थिंक हमारे EBITDA मार्जिन्स एक्चुअली में लेस देन 10% से नेगेटिव से कम है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 24 to 36 मंथ्स हम EBITDA लेवल्स पे फिर से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये हमारे इंटरनल टारगेट्स हैं। ऐसा लगता है ऑन दी आउटसाइड आउटर लिमिट अगले 2 से 2.5 साल के बीच में हम डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे एज अ कंपनी। ओके, 2 से 2.5 सालों में प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप आपने सामने रख दिया है। वनीता, फाइनली शुगर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी की क्या स्थिति है? और आप दरअसल कुछ एक्विजिशंस भी कर रहे हैं, क्या वो ऐड करने वाला है आपके ओवरऑल प्रोडक्ट लाइन को? हर्षिता, हमने एक एक्विजिशन किया है। हम एक्चुअली ज्यादा बिलीव करते हैं बिल्ड करने में दैन डूइंग टू मेनी एक्विजिशंस, बिकॉज वो अनलाइक मनीष's बिजनेस हमारी प्लेटफॉर्म नहीं है। हम एक ब्रांड पे फोकस ज्यादा रखते हैं। तो एज ऑफ नाउ देयर आर नो अदर प्लान्स, बट ऑफ कोर्स अगर कुछ स्ट्रैटेजिक वैल्यू है जहां सेम कंज्यूमर और बहुत ज्यादा ओवरलैप है ऑफ ब्रांड इथॉस, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक प्लान। हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का एम है कि हम नेक्स्ट FY विच इज FY24 उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एम करेंगे। वी आर एट अराउंड -15% EBITDA। अभी अगले 12 महीने फोकस एक्सपेंशन पे है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमें अभी तक काफी ज्यादा ग्रीनफील्ड बचा है टू कंटिन्यू एक्सपेंडिंग। तो इसलिए हम अभी अपना एक्सेलरेटर से अपना पैर नहीं हटाना चाहते हैं ग्रोथ की तरफ। नेक्स्ट 12 मंथ्स 2x रेवेन्यू का एम है। उसके बाद द ईयर आफ्टर दैट हम एम करेंगे कि हम प्रॉफिटेबल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगला नया क्या निकल कर आता है आप दोनों ही कंपनियों की तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हर्षिता। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं ट्विटर और फेसबुक के जरिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।